साहित्य सागर पाठ 5 अपना अपना भाग्य। अभी इस पाठ के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी कि इस पाठ में लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक गरीब बच्चा अपने गांव से भागकर आता है, उसके साथ उसका मित्र भी भागकर आता है और किस तरह से उसे मनुष्यहीनता भरा व्यवहार भुगतना पड़ता है, किस तरह से लोग ऐसे छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं। यहाँ पर लेखक ने बाल श्रम को दर्शाने की कोशिश की है। बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर, और किस तरह से लोग अपने हृदय में मानवता ना रखते हुए ऐसे बच्चों पर क्रूएल्टी भरा व्यवहार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं और इतना मारते हैं कि आखिर वो बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है इस पाठ में। और एक बात बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का फर्क बताने की कोशिश की है, किस तरह से अमीरी और गरीबी का भेदभाव, और किस तरह से लोग अपने जिम्मेदारी को पीछे छोड़ते हुए वे ये कह लेते हैं कि ये तो उसका भाग्य था। मतलब किसी की मदद करने की बजाय हम उसे उस भरोसे छोड़ देते हैं कि उसकी किस्मत में होगा तो होगा। मतलब लोग अपनी मनुष्यता, अपना इंसानियत सब कुछ भूल कर किस तरह से स्वार्थी बन बैठते हैं, ये बताने की कोशिश की गई इस पाठ में। अभी बता रही हूँ कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य समाज में कितनी मनुष्यता, ह्यूमैनिटी एवं जागृति है, अवेयरनेस है, फिर भी दरिद्रता यानी कि गरीबी, अशिक्षा, अनएजुकेशन एवं अभावों मतलब कमियां होने के कारण से ग्रस्त परिवार के छोटे छोटे बच्चों को, कितने ही परिवार में ऐसे है कि बच्चे, परिवार ही गरीब है तो वो बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तो किस तरह से उन बच्चों को छोटी उम्र से ही अपना पेट भरने के लिए गांव से भागकर काम करना पड़ता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। परिवार के छोटे छोटे बच्चों को अपना पेट भरने के लिए घर छोड़कर नौकरी करनी पड़ती। समाज के लोगों का ऐसे बालकों के साथ, जो बच्चे बेचारे अपना घर छोड़कर आते हैं, और किस तरह से समाज निर्दयता से पाशविकता भरा व्यवहार उनके साथ करता है, मतलब लाइक एनिमल जैसा, पशु जैसा उनके साथ व्यवहार करता है। भरपूर काम लेने के बाद वो बच्चों की काबिलियत है या नहीं है वो देखते भी नहीं है, बस उन्हें ज़बरदस्त काम देते जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने हक के लिए बोल नहीं पाते, तो उन्हें जितना मारो, जितना उनसे काम लो, वो तो बेचारे डर के मारे सब कर लेते हैं, तो उनसे जितना काम लेते हैं, ले सकते हैं उतना काम लेते हैं, और इतना काम लेने के बावजूद उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं देते। कहानी आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरायणता यानी कि सेल्फिश एटीट्यूड, मनुष्यों की हृदयहीनता, मनुष्यों में इंसानियत नहीं है, उनमें दिल नहीं है, संवेदन शून्यता यानी कि टुवर्ड्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स है ही नहीं, का चित्रण करती है, जहां किसी मजबूर, हेल्पलेस एवं दयनीय परिस्थिति से जूझते व्यक्ति की मदद करने की बजाय अगर हम उस, जो बच्चा इस परिस्थिति से जूझ रहा है, इतनी तकलीफ़ों का सामना करना रहा है, उसकी मदद करने की बजाय हम उसे उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, ये बताने की कोशिश की गई अपना अपना भाग्य कहानी में। और इस पाठ से हमें लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि अपना अपना भाग्य के माध्यम से लेखक यह शिक्षा देना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को किसी को सौंपने से पहले उसकी शारीरिक क्षमता, मतलब उसे देखना चाहिए कि वो सच में बच्चा उतना काम कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, का आकलन कर लेना चाहिए। छोटी मोटी त्रुटि का दंड, मतलब छोटी मोटी अगर बच्चा गलती कर देता है तो उसे इतना ना मारे कि उसके प्राण ही निकल जाए। तो ये सबसे पहले बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को इतना मारना पीटना नहीं चाहिए कि वो मर जाए, और उनसे उनके शरीर के हिसाब से ही काम लेना चाहिए। बच्चों की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब बच्चों के अधिकार होते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार होता है कपड़ा, रोटी और मकान और उसके साथ शिक्षा, लेकिन ये दायित्व ना निभाते हुए समाज किस तरह से उन पर अत्याचार करता है, तो वो नहीं करना चाहिए। समाज का दायित्व है उनके मौलिक अधिकारों की पूर्ति करना। कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं हो सकता, डिसेंट नहीं हो सकता, जब तक एक भी बच्चा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित है। मतलब अगर उन्हें बेसिक नेसेसिटीज अगर नहीं मिलती हैं तो उसके लिए समाज जिम्मेदार है। तो इसीलिए हमें ऐसे निम्न वर्ग के बच्चों को, लोगों को मदद करनी चाहिए। हम नियति के भरोसे यानी कि भाग्य के भरोसे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
धनाढ़ लोग मतलब जो रिच लोग हैं अपनी संपत्ति के सुखों में जीवन जीते हैं, और वहीं समाज का एक वर्ग किस तरह से भूखा प्यासा दयनीय जीवन गुजारने के लिए विवश हो जाता है। तो इन दो वर्गों के बीच का भेदभाव भी कम करना चाहिए, ये सीख देने की कोशिश की है अपना अपना भाग्य कहानी में। अभी मैं पाठ पढ़ती हूँ। अभी इसमें बताया गया है, पहले जो पैराग्राफ है, कि किस तरह से लेखक और उसका मित्र नैनीताल घूमने आए हैं, उसके संध्या का वर्णन किस प्रकार किया गया है, और उस संध्या के समय किस तरह से उन्हें एक आकृति दिखाई देती है, एक शैडो दिखाई देता है। जैसे जैसे वो सामने आता है तो दिखाई देता है कि वो गरीब बालक है जिसके बारे में यह कहानी है। ठीक है, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने हुए, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है। हम जब हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हम ऐसे ही घूमते हैं ना, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, बट वी वांट टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर। सो हम निरुद्देश्य ऐसे ही घूम रहे थे। घूम चुकने पर सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, सनसेट हो रहा था। रुई के रेशे मतलब कॉटन के तरह भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। बादल इतने नीचे आ गए थे कि उनकी जैसे लग रहा था कि वो हमारे सिर को छू रहे हैं। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते। अरुण यानी कि लाल। जब सनसेट की रोशनी आती ना, सूरज की किरणें कैसे लाल पड़ते हुए दिखाई, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नैनीताल की संध्या का वर्णन कीजिए, तो ये पैराग्राफ है उसका आंसर। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। लेखक बता रहे हैं कि उनका जो मित्र उनके साथ आया था उससे तो यहाँ से उठना ही नहीं था, वो अपने प्रकृति का बड़ा अच्छा सा आनंद ले रहा था। मैंने झुंझलाकर कहा, लेखक बोल रहा है, मैंने झुंझलाकर चिढ़कर कहा, चलिए भी, अरे ज़रा बैठो। लेखक के मित्र ने फिर से उनका हाथ पकड़कर उन्हें फिर से बैठा दिया। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, मतलब और कोई मेरे पास चॉइस ही ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था, मतलब सनक यानी कि उनके ऊपर पागलपन, प्रकृति को देखने का एक धुन सवार थी, उनसे छुटकारा पाना आसान न था। और ज़रा बैठना भी ज़रा न था, मतलब थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा देर बैठ गए थे। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, ये लेखक कह रहा है। कुड़ रहा था, मतलब मन ही मन में गुस्सा आ रहा था कि कितनी देर बैठा हुआ ये बंदा, चलो अभी यहाँ से। अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी, कोहरा यानी कि फॉग की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा, थोड़ा सा दूर से दिखाई पड़ा एक लड़का। अभी लड़के का वर्णन कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये वाला। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटका है। मतलब उस लड़के की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी कि एकदम गंदा सा था, मैला सा था, ऐसे लग रहा था बहुत दिनों से नहाया नहीं था। इतनी ठंड थी और उसके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, फटी हुई कमीज भी पहनी हुई थी। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, मतलब सोच कुछ और रहा था, जा कहीं और रहा था। उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जाना चाहता था। न दायां न बायां, न राइट न लेफ्ट। पास ही चुंगी की लालटेन, चुंगी यानी कि जो टैक्स का बूथ होता है ना, टैक्स कलेक्ट करने का एक जो होता है बूथ, वहाँ उसको चुंगी कहते हैं। वहाँ से एक रोशनी, लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। कोई 10-12 वर्ष का लड़का होगा, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, मतलब अच्छी बड़ी है पर सूनी, मतलब उदास सी। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। बेचारा इतना ज़्यादा उसकी स्किन रिंकल हो गई है कि अभी से ही उसको ओल्ड दिखने लगा है, जैसे कि बच्चा। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, मतलब वो ऐसे चल रहा था जैसे उसके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जस्ट वॉकिंग, ऐसे ही चल रहा है। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का ताला, मतलब उसे ये कुछ भी बिना देखे, इन सबको इग्नोर करते हुए कुछ मन ही मन में सोचते हुए चल रहा था। न सामने का ताला और न एकाकी दुनिया, न दुनिया में कोई है या कोई दिख रहा है या ना कुछ नहीं। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। निकट वर्तमान मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट जो उसके सामने आ रहा है, उसी को सोचते हुए वो चल रहा है। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। जैसे ही मित्र ने आवाज़ दी तो उसने एक कहा, तो उसने देखा अरे कोई तो मुझे बुला रहा है, तो उसने आंखें बड़ी कर दी। दुनिया सो गई, तू ही यूं घूम रहा है। बालक मूक, मतलब जैसे कुछ उसे बोलना ही नहीं आता, मूक यानी कि डेफ।
फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रह गया, मतलब बिना कुछ बोले वहीं पर वो रुक गया। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना, मतलब पूरा दिन काम करो और 1 रुपया महीने की सैलरी, 1 रुपया तनख्वाह और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। अभी लेखक का मित्र उस लड़के से ये सारा डिस्कशन कर रहा है। तो बोलता है, अरे इतनी ठंड है, तू ऐसे ही सो जाएगा? बोलता, हाँ यहीं कहीं। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। ये सब पूछने के बाद वो फिर से चुप होकर खड़ा हो गया। आंखें मानो बोलती थी, आंखें कुछ बोलना चाह रही थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, मतलब मैं लेखक का मित्र सोचने लगा, हाउ सिली क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कि अब क्या माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में, बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे गांव में रहते हैं। तू भाग आया? हाँ। क्यों? अभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि बालक गांव से क्यों भाग कर आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी। माँ रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। अब ये बता रहा है कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी आया था, मैं इसलिए गांव से भाग कर आया हूँ क्योंकि बहुत गरीबी है, खाने को रोटी नहीं है, सब भूखे मर रहे थे, तो काम की तलाश में, रोटी की तलाश में मैं शहर आया हूँ। मेरे साथ मेरा साथी भी आया। अभी वो बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों अभी उसका साथी उसके साथ नहीं है, उसके साथ क्या हुआ ये देखो। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण, बस जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई, यानी कि लेखक का मित्र ये कहना चाह रहा है, लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को मौत क्या होती है, खुद 10-12 वर्ष का मुश्किल से उसे पता है कि मौत क्या होती है, क्योंकि उसका मित्र जो है वो मर गया है। हाँ साहब, हाँ साहब ने मारा, मर गया, मतलब जिसके यहाँ नौकरी करता था उसने उसे मार दिया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। अभी लेखक के मित्र को उस बच्चे पर बड़ी दया आ जाती है। उसे लगता है कि चलो इस लड़के के पास भी कोई काम नहीं और उनका और एक दोस्त उनके साथ आया हुआ है वकील, वो होटल के रूम में सोया हुआ है, तो उसको तो नौकरों की आवश्यकता है, नौकर की आवश्यकता है, तो इस लड़के को काम मिल जाएगा और वकील को भी एक नौकर मिल जाएगा, तो इसको खाना पीना और सहारा मिल जाएगा बेसहारा बच्चे को, और वकील साहब को नौकर। यही सोचते हुए ये दोनों जो है इस बालक को वकील साहब के पास ले गए। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटे, मतलब शॉल पहने हुए थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए उन्होंने सब ग्लव्स सॉक्स वो सब पहन के रखे थे। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। अभी ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि वकील साहब के स्वर में झुंझलाहट क्यों थी। वकील साहब के स्वर में झुंझलाहट इसलिए थी क्योंकि उनके दोनों मित्रों ने उन्हें आधी रात नींद से जगाया था। वे इतनी ठंड में अच्छी मसहरी में गर्म कपड़ों में सो रहे थे और वहीं पर किसी अनजान बालक के कारण, जिस बच्चे को वो जानते भी नहीं थे लेखक और उसका मित्र, फिर भी उस वकील के पास उस बालक को ले गए। ये सोचते हुए वकील साहब को चिड़चिड़ हो रही थी क्योंकि अनजान बालक की खातिर उन्हें नींद से जगाया गया था। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? अभी ये वकील पूछ रहा है। जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अभी लेखक का मित्र उसे कहता है, अरे ये बेईमान नहीं हो सकता, ही मस्ट बी अ गुड चाइल्ड। अभी वकील साहब क्या कहते हैं देखो, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, उनमें सब बुरे गुण पैदा हुए रहते हैं। आप भी क्या अजीब उठा लाएं कहीं से? लो जी यह नौकर लो। अभी वो वकील साहब उसको कहता है, तू इसे पहचानता नहीं, बस लेकर आ गया कि इसको नौकर रख लो। पता भी है ये पहाड़ी बालक कितने शैतान होते हैं, इतने ज़्यादा चोर होते हैं कि सब कुछ चोरी कर कर भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसे आप भी नहीं जानते, बस यूं ही उठाकर लेकर आ गए। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए
और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चंपत हो जाना यानी कि भाग जाना। ऐरा गहरा यानी कि न मैं पहचानता हूँ न तुम पहचानते हो। ऐसे ही किसी अनजान को थोड़ी ना नौकरी पर रखा जाता है। अभी वकील साहब इसलिए चिड़चिड़ कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। अभी लेखक का मित्र उसे समझाना चाह रहे, भाई अच्छा सा लग रहा है, बेचारे को जरूरत है, रख ले। माने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मतलब खुद इतने अच्छे से होटल में जहाँ पे 4 रुपया किराया था, वहाँ के मसहरी यानी कि मच्छरदानी, वहाँ पे सोने चले गए। बालक कुछ ठहरा। अभी बालक को लगा कि ये लोग तो मुझे ले आए, अभी वकील ने तो मना कर दिया खास काम करने से, तो अभी उसे लगा कि ना ये लोग मुझे काम देंगे ना वकील ने काम दिया। मैं असमंजस में रहा, इन अ ड्यूअल माइंड। असमंजस यानी कि इन अ ड्यूअल माइंड। अभी लेखक का मित्र कह रहा है आई एम इन अ ड्यूअल माइंड। तब वह प्रेत गति से, प्रेत जैसे क्या भूत भाग जाता है ना, गायब हो जाता है, घोस्ट कैसे पल भर में गायब हो जाता है, वैसे ही एक और बड़ा और कोहरे में मिल गया। इमीडिएटली हमारा कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद वो फटाफट से वहाँ से निकल कर चला गया। उसे पता चल गया था कि यहाँ पे उसे काम नहीं मिलने वाला। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, अच्छी खासी ठंड हवा चल रही थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। मतलब इतनी ठंड थी, इतनी हवा थी कि हमें इतने कोट्स हमने पहने हुए थे, उसके बावजूद हमें ठंड लग रही थी होटल के कमरे में। तो सोचो उस बच्चे का क्या होगा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, अभी लेखक का मित्र, उसे बड़ी दया आ जाती है बच्चे पर। भयानक शीत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, उसके पास कपड़े भी नहीं हैं। तो ऐसी ठंड वो कैसे इतना सा बच्चा सहन कर पाएगा। लेखक के मित्र के मन में दया की भावना पैदा होती है। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। अभी ये लेखक कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी लेखक उसे कहता है छोड़ ना, चल चल हम तो चल के सोते हैं। कौन उस बच्चे के लिए अपनी अच्छी नींद खराब करे। अपनी हम जो घूमने आए हैं नैनीताल, वो क्यों अपना घूमने का प्रोग्राम खराब करे। चल चल पहले सो लो। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, मतलब चलो चलो अपने लिए तो गर्म रजाई का बंदोबस्त कर लें, फिर किसी और की चिंता करें, फिर किसी और की चिंता करें। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो, बेहयाई कहो। अभी मित्र को बड़ा बुरा लग रहा है कि सच में हम कितने स्वार्थी हैं, हम मनुष्य कितने स्वार्थी हैं। लाचारी, हेल्पलेस भी हैं, हेल्पलेस एक्चुअली नहीं है पर वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि हेल्पलेस हैं। निठुराई, हमारे मन में जैसे इमोशंस ही नहीं है। बेहयाई, मतलब हम इतने बड़े हैं फिर भी हमारे में इंसानियत नहीं है कि हम उस गरीब बालक को जो इतनी ठिठुरती हुई ठंड में ऐसे ही चला गया, अगर हम उसे कुछ गर्म कपड़े दे देते, कुछ खाना दे देते, उस रात को सिर्फ वहाँ रुका देते, तो वो बच्चा बेचारा, उसे भी आसरा मिल जाता। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये लेखक का मित्र कहने की कोशिश कर रहा था लेखक को। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। इन्होंने शायद उसे कहा था कि कल सुबह आ जाना, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। ये कहाँ रुके थे? होटल डिपो में। नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के के पास लगाए बैठने के लिए, उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। मतलब हमने सोचा अभी थोड़ी ना वो आएगा ये लड़का, इसलिए उसका कोई इंतज़ार नहीं किया और इनको नैनीताल से निकलना था। मोटर में सवार होते ही, जैसे ये लोग मोटर में बैठे, समाचार मिला, इन्हें न्यूज़ मिली। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। अब जो है लेखक और उसके मित्र को पता चल जाता है कि एक जो पहाड़ी बालक था वो बेचारा खुले हवा में पेड़ के नीचे बेचारा रात भर बैठा रहा और इतनी भयानक ठंड के कारण वो बेचारा मर गया। मरने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा, मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। मतलब जो उसकी हालत जो थी उसी में वो मर गया। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदमियों की दुनिया ने उस बालक के लिए क्या उपहार छोड़ा। आदमियों की दुनिया ने उस बालक के लिए मौत का उपहार छोड़ दिया। ना उसकी मदद की, ना उसके इतनी भयानक ठंड में ना उसे कुछ खाने को दिया, ना उसे कोई गर्म कपड़े दिए। इस तरह से बेहयाई से हृदयहीन बनकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, कुछ लोगों ने बताया कि किस तरह से उसका शव कैसे दिखाई दे रहा था सुबह में। हाँ, नेचर ने
लोगों की बेहयाई ढकने के लिए किया। नेचर यानी कि प्रकृति ने लोग किस तरह से अमानवीय हैं, किस तरह से उनके मन में जरा भी दया की भावना नहीं है, लेकिन नेचर के मन में दया की भावना है। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मतलब इतनी ठंड पड़ी थी, इतनी बर्फ गिरी थी कि रात भर में उसके डेड बॉडी पर स्नो पूरा चिपक गया था। मानो दुनिया की बेहयाई के ढकने के लिए प्रकृति ने, मतलब दुनिया जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, किस तरह से पाशविकता वाला व्यवहार किया है, उनकी बेशर्मी को ढकने के लिए नेचर ने उसके ऊपर कफन का बंदोबस्त कर लिया है। प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन, कफन यानी कि उसके ऊपर जो चादर ओढ़ाते हैं मरने के बाद, वो वाइट बेडशीट डालते हैं, किस तरह से नेचर ने ब्लैंकेट, बर्फ का ब्लैंकेट उसके शव पर डाल दिया है, प्रबंध कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रश्न कि प्रकृति ने लोगों की बेहयाई ढकने के लिए क्या किया। तो ये प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब ये अवतरण बता रही हूं। भयानक शीत है और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं। प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है, उसने किसके बारे में बात की है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कथन का वक्ता लेखक का मित्र है। उसे बड़ी दया आ रही थी उस बच्चे के ऊपर जिसे वकील साहब ने नौकरी नहीं दी थी। अब वो भयानक शीत में कहाँ जाएगा, ये चिंता उन्हें लग रही थी कि इतनी ठंड में उसके पास न गर्म कपड़े, न उसने कुछ खाया है, न उसके पास रहने का ठिकाना है। यह बताते हुए वो अपने मित्र को ये कोशिश कर रहा है कि वो बच्चे की हालत क्या होगी। दूसरा प्रश्न, पहाड़ी बालक का चरित्र चित्रण, वो तो आपको बताया। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किस समस्या को उठाया है, तो उद्देश्य लिखना है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही उपहार उसके पास छोड़ दिया। मृत बालक की किसने और क्यों मदद नहीं की। मृत बालक की वकील साहब के साथ साथ लेखक और उसके मित्र ने भी मदद नहीं की थी, क्योंकि अगर वो सोच भी रहे थे कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दे, पर लेखक ने अपने मित्र को रोक दिया कि चलो चलो, अपने स्वार्थ, अपने बारे में सोचो, दुनिया का भला बाद में करेंगे। लेखक और उसके मित्र की मुलाकात बालक से कब और कहाँ हुई थी। तो नैनीताल की संध्या का वर्णन करते हुए बताना है कि किस तरह से वे जब घूमने गए थे नैनीताल, किस तरह से जब वो बेंच पर बैठे हुए थे तो किस तरह से वो बच्चा आकृति उन्हें दिखाई देता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात हो गई थी और उससे पता चल गया था कि अब उसके पास न कोई काम है, न कोई घर है, न रहने का ठिकाना है। आदमियों की दुनिया ने उसके लिए क्या छोड़ा था। कथन के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। आदमियों की दुनिया यानी कि समाज ने उस बालक के प्रति थोड़ी भी दया की भावना नहीं दिखाई थी। इतनी भयानक शीत में उस लेखक और उसके मित्र ने और वकील ने उस बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। न उसे रात को सोने की जगह दी, न उसको कोई गर्म कपड़े दिए, न ही उसे कोई खाना दिया। आदमियों की दुनिया ने उस बालक को बस मौत का उपहार, मौत के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया था। बालक को मृत्यु के मुंह से कैसे बचाया जा सकता था। ऐसी दशा में समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए। बालक को मृत्यु के मुंह से जरूर बचाया जा सकता था अगर लेखक और उसका मित्र उस बच्चे को उस दिन रात में अपने होटल में ठहरा देते, उसे कुछ गर्म कपड़े दे देते, तो उसकी शायद मौत नहीं होती, और दूसरे दिन उसे पुलिस के हवाले करके या ऐसी जगह पर भेज देते, अनाथ आश्रम भेज देते जहाँ पे बच्चों की रहने की व्यवस्था हो। तो इस समय समाज का यह दायित्व होता है कि अपने मन में दया की भावना रखते हुए, मानवता रखते हुए अगर उस बच्चे को मदद करते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो समाज का यह दायित्व है कि गरीब निर्धन के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए। बस ऐसे ही, ऐसी भयानक स्थिति में भाग्य के भरोसे ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी मौलिक अधिकार है कि उन्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। लेकिन जब उन्हें ये सब नहीं मिल पाता तो समाज का दायित्व है कि उन्हें निम्न वर्ग के लोगों को मदद की जाए। प्रकृति की उदारता को लेखक ने किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, ये बताने की यह प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रकृति की
उदारता ने यह बताया कि उस बालक के गरीब मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपका दी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने उस शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का बंदोबस्त कर लिया था। तो ये व्यंग्यात्मक तौर पर कहा गया कि किस तरह से लोगों की पशुता भरा व्यवहार, हृदयहीनता भरा व्यवहार दिखाने की कोशिश की गई है इस पाठ के माध्यम से।